मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आर्थिक सुधारों के लिए लिए गए मुख्य स्टेप्स की, उनके लिए लिए गए मुख्य कदमों की, उठाए गए कदमों की। और ऊपर दिए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित मुख्य कदम उठाए हैं। नंबर 1, नई औद्योगिक नीति, नई व्यापार की नीति, वित्तीय सुधार, मौद्रिक सुधार, पूंजी बाजार के सुधार, सब्सिडीज़ को समाप्त करना और प्राइस कंट्रोल को हटाना। और वी शैल नाउ, अब हम इन पहलुओं की डिटेल में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जो पहलू हैं इनका अध्ययन करेंगे। नंबर 1, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति के अंतर्गत देश की प्राथमिकताओं को और इसके आर्थिक विकास को देखते हुए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो रोल हैं, उनकी भूमिका है, उन्हें क्लियरली स्पष्ट रूप से डिसाइड किया गया है। अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत इंडस्ट्री को काफ़ी हद तक लाइसेंसेस और दूसरे नियंत्रण से आज़ाद कर दिया गया है और मॉडर्नाइजेशन को इंकरेज करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और इस कारण से क्या हुआ है कि पब्लिक सेक्टर के जो रोल है, उसकी भूमिका है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आई है। एफर्ट्स हैव बीन मेड, प्रयास किए गए हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंपनी के द्वारा इस प्रकार से उन्हें सुविधा प्रदान की गई है कि MRTP एक्ट का जो प्रतिबंध है, उनके ऊपर जो लगे हुए प्रतिबंध थे उन्हें हटा लिया गया है। इसी प्रकार फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फेरा को फैमा में रिप्लेस कर दिया गया है या उसका नाम बदल के फैमा कर दिया गया। उसमें मूलभूत परिवर्तन भी किए गए हैं इसके साथ। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं नई औद्योगिक नीति के, उन्हें निम्नलिखित डिटेल में इन्हें हाईलाइट किया गया है। नंबर 1, एबोलिशन ऑफ लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग को हटाना। नई औद्योगिक नीति के आने से पहले भारतीय उद्योग बड़े सख्त लाइसेंसिंग सिस्टम से चल रहे थे और अब जो ज़्यादातर इंडस्ट्री को इस लाइसेंसिंग और इन प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया है, आज़ाद कर दिया गया है। नंबर 2, फ्रीडम टू इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी, तकनीकी को आयात करने में स्वतंत्रता। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग को अब क्या दी गई है, नई औद्योगिक नीति में इसे प्राथमिकता दी गई है। देयरफॉर जो विदेशी जो टेक्नोलॉजी है उसके जो कोलैबोरेशन है उन्हें अलाउड कर दिया गया है, उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी गई है कि कुछ कंपनियां साथ मिल कर के विदेशी तकनीक के साथ कार्य करें। नंबर 3, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को कॉन्ट्रैक्शन करना, उसे कम करना, उसे सिकोड़ना। ए पॉलिसी ऑफ नॉट एक्सपेंडिंग अनप्रॉफिटेबल इंडस्ट्रियल यूनिट, यानी कि जो बिना लाभ के औद्योगिक इकाइयाँ थी उन्हें आगे विस्तृत न करना पब्लिक सेक्टर में, इसे अडॉप्ट किया गया है, अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ये डिसइन्वेस्टमेंट को भी कर रही है इसमें। और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के कुछ शेयरों को प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्रेन्योर्स को बेचना, उन उद्यमियों को बेचना ही डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। और ये एक प्राइवेटाइजेशन का माध्यम है, इसे निजीकरण भी कहा जा सकता है। और पॉइंट नंबर 4, फ्री एंट्री ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी विनियोग का स्वतंत्र प्रवेश। बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे 1991 में 51% ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन 34 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री, यानी कि 34 उच्च प्राथमिकता के उद्योगों में 51% जो विदेशी विनिमय अलाउ कर दिया गया बिना सरकार की परमिशन के ही। और बी, नॉन रेजिडेंट इंडियन जो NRAs है उनको 100% एक्सपोर्ट हाउसेज में, हॉस्पिटल्स में, होटल्स के अंदर
इन्वेस्ट करने के लिए स्वीकृति दी गई। और नंबर सी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB एस्टेब्लिश किया गया ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो प्रस्ताव हैं उन्हें तेज़ी से क्लियर किया जा सके, सुलझाया जा सके। नंबर डी, रेस्ट्रिक्शन जो प्रतिबंध थे पहले से जो डिविडेंड रिपेट्रिएशन जो फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर था, यानी कि वो विदेशी लोग जो डिविडेंड को रिपेट्रिएशन करके अपने देशों में ले जाते थे, वो इन्वेस्टर के लिए उसको रिमूव कर दिया गया। दे कैन नाउ टेक डिविडेंड टू देयर नेटिव कंट्रीज। वे अब इन लाभांशों को अपने राष्ट्रों में, अपने देशों में ले जा सकते हैं, अपने जो मूल देश हैं उनमें लेकर के जा सकते हैं। नंबर 5, MRTP रेस्ट्रिक्शंस रिमूव्ड। MRTP के प्रतिबंधों को हटा लिया गया। मोनोपोली ये है एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, इसे हटा लिया गया और अब कंपनी को सरकार की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं थी। किस बात के लिए? शेयर इशू करने के लिए, उनके परिचालन के एरिया को विस्तृत करने के लिए और नया यूनिट लगाने के लिए किसी भी प्रकार की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं थी। नंबर 6, फेरा रेस्ट्रिक्शन रिमूव। फेरा की प्रतिबंध हटा लिए गए। फेरा हैज़ बीन रिप्लेस्ड, इसको रिप्लेस कर दिया गया फैमा के नाम से। और ये क्या करता है? विदेशी जो प्रविष्टियां हैं, व्यापार व्यवहार है, उनको विनियमित करता है। ये जो ट्रांजैक्शन है अब बहुत ज़्यादा सरल हो गई हैं। नंबर 7, इंक्रीज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। लघु उद्योगों के महत्व में वृद्धि। प्रयास किए गए हैं कि स्मॉल इंडस्ट्री को देश के आर्थिक विकास के अंदर महत्व दिया जाए। पॉइंट नंबर 2, न्यू ट्रेड पॉलिसी। नई व्यापारिक नीति। ट्रेड पॉलिसी का मतलब है ऐसी नीति जिसके माध्यम से जो फॉरेन ट्रेड है उसे नियंत्रित और नियमित किया जाए। परिणाम स्वरूप या लिबरलाइजेशन के परिणाम स्वरूप ट्रेड पॉलिसी के अंदर अभूतपूर्व चेंजेज आए हैं। स्पेशली द फॉरेन ट्रेड, जो विदेशी व्यापार है उसे अननेसेसरी नियंत्रण से, जो अनावश्यक जो कंट्रोल है उससे फ्री कर दिया गया है। द एज ओल्ड रेस्ट्रिक्शन, जो पुराने प्रतिबंध थे उन्हें एक ही झटके में, एक ही हाथ में समाप्त कर दिया गया है। सम ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ मुख्य इसके जो लक्षण हैं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, रिडक्शन इन रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट। आयात और निर्यात पर प्रतिबंध को हटाना। जो रेस्ट्रिक्शन थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर, अब ऑलमोस्ट कुछ आइटम को छोड़ करके डिसअपियर हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। पॉइंट नंबर 2, रिडक्शन इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स। आयात निर्यात कर में भी कमी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो टैक्स है जो कुछ आइटम पर, वो कम्प्लीटली उसे हटा लिया गया है और कुछ दूसरी आइटम पर उन्हें मिनिमम लेवल तक कम कर दिया गया है। नंबर 3, इजी प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट। आयात निर्यात का आसान तरीका, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का प्रोसीजर सरल कर दिया गया है। नंबर 6, फॉरेन कैपिटल मार्केट की स्थापना। फॉरेन कैपिटल मार्केट एस्टेब्लिश की गई है। फॉरेन एक्सचेंज ओपन मार्केट के अंदर इसे क्रय और विक्रय करने के लिए। नंबर 5, फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑन करंट अकाउंट। चालू खातों पर पूर्णतया परिवर्तनता। 1994-95 के साल में करंट अकाउंट के ऊपर पूर्णतया परिवर्तनीयता लागू हो गई, उसको पूर्णतः परिवर्तन लागू हो गया। हेयर इट इज़ इम्पोर्टेंट, यहाँ ये महत्वपूर्ण है क्लेरिफाई करना करंट अकाउंट का मीनिंग और फुल कन्वर्टिबिलिटी का मीनिंग। इसलिए ये ऐसा किया गया है निम्नलिखित रूप में। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन विद दी फॉरेन कंट्रीज। विदेशी या विदेशों के साथ जो व्यवहार हैं उनको दो कैटेगरी में रखा गया है। एक तो करंट अकाउंट के व्यापार व्यवहार, फॉर एग्जांपल आयात और निर्यात, और दूसरे कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन जैसे इन्वेस्टमेंट। फुल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब संक्षेप में इसका मतलब है कि
अनरेस्ट्रिक्टेड सेल एंड परचेज फॉर फोन एक्सचेंज, फोन एक्सचेंज की अप्रतिबंधित क्रय और विक्रय फोन एक्सचेंज मार्केट में, ताकि आइटम्स को करंट अकाउंट के साथ जो जुड़ी हुई हैं उनका जो लेन देन है उनके उद्देश्य से इसे अनरेस्ट्रिक्टेड किया गया। इसका मतलब यह है कि सरकार का कोई भी इस पर प्रतिबंध ना होना सेल और परचेज ऑफ फोन एक्सचेंज पर जो करंट अकाउंट से जुड़ी हों। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ फोन एक्सचेंज जो कैपिटल अकाउंट से जुड़ी हों उसके ऊपर उन्हें भी कैरिड ऑन अंडर द रेट्स जो रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित रेट्स हैं उनसे चलाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 6, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के लिए प्रलोभन प्रदान करना। बहुत सारे इंसेंटिव एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को दिए गए हैं ताकि एक्सपोर्ट ट्रेड में वृद्धि की जा सके। फिस्कल रिफॉर्म्स, वित्तीय सुधार, सरकार की पॉलिसी जो आय और व्यय के साथ जुड़ी होती है उसे हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं, वित्तीय नीति कहते हैं। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग द इंडियन गवर्नमेंट, जो भारत सरकार के सामने जो बड़ी समस्या है वो है अधिक वित्तीय घाटा। 1991 में जो वित्तीय घाटा था वो पूरे जीडीपी का 8% था। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ समझना कि फिस्कल डेफिसिट और जीडीपी का क्या अर्थ है। नंबर 1, फिस्कल डेफिसिट। ये फिस्कल डेफिसिट एक वित्तीय घाटे का मतलब ये है कि देश जब आय से अधिक खर्च कर रहा हो। और पॉइंट नंबर 2, जीडीपी। जीडीपी उन सभी चीज़ों का, सभी जो वस्तुएं और सेवाएं जो एक देश के अंदर एक वर्ष के अंदर जिन्हें प्रोड्यूस किया जाए उनका सबका जो सम टोटल है वो जीडीपी होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसे कहते हैं हम। जनरली जो फाइनेंशियल जो वित्तीय घाटा है उसे जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। वर्तमान में सरकार इसे 4% तक लाने के प्रयास कर रही है। सॉल्यूशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटे के सॉल्यूशंस, इसके क्या समाधान हैं। इन ऑर्डर टू हैंडल द प्रॉब्लम, फिस्कल डेफिसिट की समस्या को हैंडल करने के लिए टैक्स सिस्टम में जो मुख्य परिवर्तन किए गए हैं, मूल सुधार किए गए हैं। द फॉलोइंग्स आर मेजर स्टेप्स, ये है निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इंडिविजुअल और कॉरपोरेट टैक्स की जो रेट है, दर है, उसे कम कर दिया गया है ताकि ज़्यादा लोग टैक्स के दायरे में आ सकें। नंबर 2, टैक्स प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। नंबर 3, इंपोर्ट ड्यूटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा रिडक्शन को इम्प्लीमेंट किया गया है, कार्यान्वित किया गया है। पॉइंट नंबर 4, मॉनेटरी रिफॉर्म्स, मौद्रिक सुधार। मौद्रिक सुधार एक ऐसी जो सॉर्ट ऑफ कंट्रोल पॉलिसी है, एक नियंत्रण की नीति है जिसके माध्यम से जो केंद्रीय बैंक है वो मुद्रा की सप्लाई को कंट्रोल करता है ताकि जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। और रिफॉर्म्स इन दिस पॉलिसी, इस नीति में सुधार जो होते हैं उन्हें हम मॉनेटरी रिफॉर्म्स या मौद्रिक सुधार कहते हैं। मेजर पॉइंट जो मॉनेटरी रिफॉर्म्स के संबंध में ये निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसको एसएलआर बोलते हैं, इसे कम कर दिया गया है। एक कमर्शियल बैंक को एक निश्चित परसेंटेज ऑफ लिक्विड फंड यानी कि तरल जो कोष अपने पास एक निश्चित परसेंटेज में उसे रखना होता है इसकी नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज़ के संबंध में। दिस इज कॉल्ड SLR। इन लिक्विड फंड्स, कैश इन्वेस्टमेंट इन परमिटेड सिक्योरिटीज़, जो स्वीकृत सिक्योरिटीज़ हैं उनके अंदर नगद विनियोजन और करंट अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है नेशनलाइज्ड बैंक में, इसमें ये SLR में इंक्लूड किए जाते हैं। नंबर 2, द बैंक हैव बीन अलाउड फ्रीडम टू डिसाइड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंकों को अपनी
जो दर है, ब्याज की दर है, उसे डिसाइड करने में स्वतंत्रता दी गई है जो अमाउंट डिपॉजिट किया जाए। पॉइंट नंबर 3, नए स्टैंडर्ड्स इसके लिए बनाए गए हैं बैंकों की इनकम को रिकॉग्निशन करने के। रिकॉग्निशन का मतलब है इनकम के रिकॉग्निशन का मतलब है कि व्हाट इज़ टू बी कंसीडर्ड एज इनकम, बैंक की किसे इनकम माना जाए। उदाहरण के लिए, क्या बैड डेट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसे बैंक की इनकम माना जाए। डायरेक्शन इस संदर्भ में भी दी जा चुकी है। पॉइंट नंबर 4, शेयर इशू करके धन संग्रह करना के बारे में परमिशन जो कैपिटल मार्केट में है वो नेशनल बैंक को दे दी गई है, उन्हें परमिशन दे दी गई है। नंबर 5, प्राइवेट सेक्टर में बैंकों को खोलने की स्वीकृति दे दी गई है। पॉइंट नंबर 5, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, पूंजी बाजार के सुधार। द मार्केट इन विच सिक्योरिटीज़, जहां सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता है उसे हम कैपिटल मार्केट कहते हैं, और इससे जुड़े हुए जो सुधार है इन्हें हम कैपिटल मार्केट के सुधार कहते हैं। ये मार्केट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की धुरी होती है, केंद्र बिंदु होती है, और द गवर्नमेंट, सरकार ने निम्नलिखित स्टेप्स लिए हैं इस बाजार के विकास के लिए। नंबर 1, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है एनआरआईज के द्वारा या विदेशी कंपनियों के द्वारा शेयर डिवेंचर्स के अंदर भारतीय कंपनियों में उसे बढ़ा दिया गया है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम का मतलब है सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना। नंबर 2, पूंजी बाजार पर नियंत्रण करने के लिए सेबी एस्टेब्लिश किया गया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। नंबर 3, द रेस्ट्रिक्शन, डिवेंचर के ऊपर जो ब्याज है उसके मामले में जो प्रतिबंध है उसे हटा लिए गए हैं। नाउ इट इज डिसाइडेड, ये डिमांड और सप्लाई के आधार पर इसे डिसाइड किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू का जो ऑफिस है विच यूज टू डिटरमाइन, जो शेयरों के प्राइस निश्चित करता था जो इशू किए जाने हैं, उसे भी समाप्त कर दिया गया है। नाउ कंपनीज फ्री हैं अपने शेयरों के प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। पॉइंट नंबर 5, प्राइवेट सेक्टर को भी म्यूचुअल फंड एस्टेब्लिश करने की परमिशन दे दी गई है। पॉइंट नंबर 6, सब ब्रोकर का जो पंजीकरण है उसे मैंडेटरी कर दिया गया है, आवश्यक कर दिया गया है। पॉइंट नंबर 6, फेजिंग आउट सब्सिडीज़, सब्सिडीज़ को समाप्त करना। कैश कंपनसेटरी स्पॉट्स, जो नगद क्षतिपूर्ति की जो सहायता थी जो पहले एक्सपोर्ट सब्सिडी के रूप में दी जाती थी, उसे रोक दिया गया है। सीसीएस को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर एक एक्सपोर्टर कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना चाहता है जो विदेश में 100 रुपये में उपलब्ध है, लेकिन सेम मटेरियल 120 रुपये में भारत में उपलब्ध है, तो सरकार उस रॉ मटेरियल को चाहती है कि एक्सपोर्टर इसे भारत से ही खरीदे, तो ताकि जो भारतीय इंडस्ट्रीज है उसकी रक्षा की जाए। तो सरकार ने जो 20 रुपये का जो डिफरेंस है वो एक्सपोर्टर को देने के लिए रेडी होती है सब्सिडी के रूप में, तो इसे हम क्या कहते हैं, सीसीएस कहते हैं। और जो 20 रुपये की जो पेमेंट है उसे सीसीएस माना जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो सीसीएस है उसे रेड्यूस कर दिया गया है, फर्टिलाइज़र और पेट्रो प्रोडक्ट के ऊपर उसे कम कर दिया गया है। पॉइंट नंबर 7, डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल को हटाना। सरकार ने बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर से मूल्य के नियंत्रण को हटा लिया गया है, बहुत सारे कदम उसके लिए उठाए हैं। प्राइस कंट्रोल का मतलब है कि जो कंपनियां, द कंपनी विल सेल गुड्स एट द प्राइस डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि कंपनियां सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्यों पर ही वस्तुओं को बेचे। तो द एफर्ट्स टू रिमूव प्राइस कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल को हटाने के लिए जो प्रयास हैं मोस्टली फर्टिलाइजर, स्टील, आयरन और पेट्रो प्रोडक्ट्स के ऊपर किए गए हैं। और इन प्रोडक्ट के इंपोर्ट के ऊपर जो प्रतिबंध है
उन्हें भी रिमूव कर दिया है, हटा दिया गया है।